हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नोबडी एल्स कुड डू इट फॉर यू। यानी कि केवल आपके पास में ही इतना कंट्रोल है, इतनी ताकत है कि आप अपने जीवन को बदल सकें। कोई भी और व्यक्ति आपकी खुशियों का जिम्मेदार नहीं है, आपके दुख का जिम्मेदार नहीं है और ना ही वो आपकी जिंदगी को बदलने का जिम्मेदार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024 with 10 states and union territory representatives skipping the ninth governing council meeting of नीति आयोग चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या हुआ है कि नीति आयोग की मीटिंग होती है, उसके गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है। तो 9वीं मीटिंग होनी थी गवर्निंग काउंसिल की, उसमें 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसको स्किप कर दिया मतलब वहां पे नहीं गए। 7 ऑफ देम बायकॉटेड, उनमें से 7 ने तो इसको पूरा बॉयकॉट किया है। द थिंक टैंक्स रोल हैज बीन कॉल्ड इन टू क्वेश्चन। अब क्योंकि इनमें से 7 ने इसको पूरी तरीके से बॉयकॉट किया है, तो इस थिंक टैंक, नीति आयोग क्या है, एक सोच विचार करने वाली संस्था है। वो विचार विमर्श करती है अपनी जो प्लानिंग्स है उनके ऊपर, जो नीतियां हैं उनके ऊपर, राइट। तो बोल रहे हैं कि इस थिंक टैंक के जो रोल है वो सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है, उसके ऊपर सवाल उठ गए हैं। The chief ministers of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Telangana, Punjab, Himachal Pradesh and Jharkhand did so because of concerns with the perceived lack of allocations and projects to their states in the union budget. बोल रहे हैं जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर थे, तमिलनाडु के, केरला के, कर्नाटका के, तेलंगाना के, पंजाब, हिमाचल और झारखंड के, इन्होंने क्यों किया ये बॉयकॉट, क्यों किया? क्योंकि उनको ये कंसर्न था, चिंता थी कि जो परसीव्ड मतलब जो देखा गया यहाँ पे लैक ऑफ एलोकेशन, यानी कि जो आवंटन के टाइम पे, हमने पता है यूनियन बजट में 2 स्टेट्स को, बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा यहाँ पे बजट एलोकेट किया है और बाकी स्टेट्स को लगभग कुछ नहीं मिला है। ठीक है, तो वो जो एलोकेशन था, आवंटन था, और जो प्रोजेक्ट्स उनके स्टेट्स को दिए गए थे, उसकी वजह से इन्होंने ये बॉयकॉट किया है। ठीक है, but the boycott and later the walkout by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee suggests that the role of the think tank limiting itself to an advisory body to the union government। बोल रहे हैं लेकिन वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पहले तो बॉयकॉट किया और फिर उन्होंने एक वॉकआउट किया। वॉकआउट मतलब विरोध में, जैसे वो हिस्सा ले रहे होंगे पर विरोध में उठ के चले गए, तो वो विरोध में उठ के चले गए कौन? चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। तो ये दर्शाता है कि क्या हुआ है कि इस थिंक टैंक का रोल जो है वो केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट की एडवाइजरी के जैसा रह गया है, वो केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट का सलाहकार बन के रह गया है। हैज लेड टू डिसएन्चांटमेंट अमंग स्टेट्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ? सभी स्टेट्स के अंदर असंतोष है, डिसएन्चांटमेंट मतलब असंतोष है। इवन इफ द प्रोटेस्ट वर लिमिटेड टू लीडर्स बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल ऑपोजिशन, चाहे ये विरोध केवल उन पॉलिटिकल लीडर्स के जरिए से आया हो जो ऑपोजिशन के हैं, पर फिर भी ये इस बात को जरूर रेखांकित करता है कि नीति आयोग जो है वो केवल और केवल उनका सरकार का, केंद्र सरकार का सलाहकार बन के रह गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एनडीए गवर्नमेंट इन इट्स फर्स्ट टर्म, जो कि एनडीए गवर्नमेंट द्वारा अपनी पहली टर्म में बनाया गया था, गठित किया गया था। नीति आयोग वॉज टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग इसलिए बनाया गया था कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया जाए, डूइंग अवे विद द टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है? जिसमें कि स्ट्रैटेजी जो है वो टॉप लेवल पे बनेगी, उसके बाद में नीचे वाले लोगों के पास जाएगी कि अच्छा ये करना है, ये करना है, फिर उसकी नीचे वाली टीम को बताया जाएगा, उससे नीचे वाले, ये अप्रोच को खत्म करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था। ऑफ अर्लियर बॉडी मतलब इससे पहले की जो प्लानिंग कमीशन था उसमें ये अप्रोच चलती थी कि लीडर्स जो 5-6 होंगे वो बैठ के डिसाइड करेंगे, फिर अपनी टीम को बताएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके आगे प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, एंड टू फोकस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और इसका उद्देश्य था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है ऐसा फेडरलिज्म जहां पे स्टेट्स का, सभी स्टेट्स का सरकार, सभी स्टेट्स की सरकारों का, केंद्र की सरकारों का और बाकी जो भी गवर्निंग बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थाएं
संस्थाएं हैं उनका आपस में तालमेल हो, कोऑपरेशन हो, तो इसके ऊपर फोकस किया जाए. बट by limiting itself to an advisory body without any powers of resource distribution or allocation to states and other bodies and focusing on creating indices to evaluate states, बोल रहे हैं. पर क्योंकि इसने खुद को केवल एडवाइजरी बॉडी बना के छोड़ दिया सरकार का, और इनके पास में कोई पावर नहीं है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रिसोर्सेज का आवंटन करने का या एलोकेशन करने का, स्टेट्स को आवंटित करने का या दूसरी संस्थाओं को, बॉडीज को आवंटित करने का, और ज़्यादा फोकस इनका इस बात पे होता है कि ये इंडाइसेस क्रिएट करे. इंडाइसेस मतलब सूचकांक क्रिएट करे टू इवेलुएट स्टेट्स, की स्टेट्स की कितनी ग्रोथ हुई है, उनने कितना अच्छा परफॉर्म करा है, नहीं करा है, इन चीज़ों को नापने के लिए मानक, इंडाइसेस यानी कि मानक क्रिएट करें. बस यही इनका काम रह गया है. इट हैज़ लेड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म. तो गैर इरादतन तरीके से ही, अनचाहे तरीके से ही इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म बढ़ गया है. कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म का मतलब कि स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में आपस में ही खींचातानी है कि हम इनसे बेहतर हैं जी, हम इनसे बेहतर हैं, वो चल पड़ा है. जबकि उद्देश्य क्या था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना. While the finance ministry has unfettered powers to decide on grants to states, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में अनफेटर्ड यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड, बिना रोक टोक की पावर्स हैं कि वो किस स्टेट को क्या ग्रांट देगी, वो डिसाइड कर सके. इन कॉन्ट्रास्ट द प्लानिंग कमीशन विच टू हैड इट्स detractors at least allowed for consultations with states in such manner. और जबकि इसके विपरीत जिस प्लानिंग कमीशन को हटाया गया उसमें खुद के भी कुछ मानक थे, खुद की भी कुछ कमियां थी, आलोचक थे, बट स्टिल एटलीस्ट वो कम से कम स्टेट्स के साथ में विचार विमर्श करता था ऐसे मसलों के ऊपर. तो नीति आयोग को बनाया गया था उससे बेहतरी के तौर पर, लेकिन वो उससे भी खराब स्थिति में पहुंच गया है. It has not helped matters that the Bharatiya Janata Party has sought to seek votes in state elections on the basis of providing double engine governments. बोल रहे हैं इसने, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य था कि वो स्टेट्स में इलेक्शन के दौरान में भाई कि हम आपको डबल इंजन की सरकार देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ये जो वादा लेकर गए थे उसको भी इनको मदद नहीं मिली, क्योंकि जिन स्टेट्स में ऑलरेडी डबल इंजन की सरकार थी कहीं में हट भी गई. ठीक है. Leading to complaints by opposition ruled states that center has favored those ruled by BJP for investment projects. तो इसलिए जो दूसरे states हैं जहाँ पे opposition parties के नेता या opposition parties सत्ता में हैं, उन्होंने बार बार समय समय पर ये आरोप लगाया है केंद्र के ऊपर कि भाई वो केवल बीजेपी वाले शासित राज्यों को ही प्रोत्साहन देती हैं, वहीं पे प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट के लिए आगे मदद करती हैं. ठीक है, ये आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं. द फैक्ट दैट द एनडीए गवर्नमेंट नाउ इज क्रूशली डिपेंडेंट अपॉन द सपोर्ट ऑफ पार्टीज दैट रूल बिहार एंड आंध्र प्रदेश. और बोल रहे कि ये फैक्ट, ये तथ्य कि एनडीए गवर्नमेंट जो है अब वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से दो स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, जो कि उन पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है जो बिहार और आंध्र प्रदेश को रूल करते हैं, वहाँ पे शासन करते हैं. स्टेट्स दैट सफर वेरिंग डेवलपमेंटल डेफिसिट्स, और ये वो ही स्टेट्स हैं जहाँ पे विविध प्रकार के डेवलपमेंट की कमियां देखी गई हैं. दोनों ही स्टेट्स ऐसे हैं. एंड द एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन to address their demands specifically in the budget have not been lost on the government's detractors. बोल रहे हैं तो, और जो निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी जो एक्सप्रेस नीड थी कि भाई वो क्या करें, इन दोनों स्टेट्स के जो डिमांड्स हैं उनको एड्रेस करें, उनको उनका समाधान निकाले इस बजट में. इसने क्या किया, गवर्नमेंट के जो कमियां थी, सरकार के आलोचकों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा. ठीक है, जो भी यहाँ पे निर्मला सीतारमन ने किया उससे ये नहीं कि सरकार के आलोचक कम हो गए, बल्कि और बड़े ही हैं. इनफैक्ट जो लोग पहले उनके फेवर में भी थे वो भी अगेंस्ट में हो गए. Irrespective of the merit in this contention, the fact is that consultations with states on grants and projects have become limited after the end of the planning commission. बोल रहे हैं कि इस कंटेंशन यानी कि इस विवाद की जो भी अहमियत है, जो भी योग्यताएं है, वाजिबता है, उसके बावजूद भी, उससे बिल्कुल
परे ये तथ्य कि भाई नीति आयोग के आने से और प्लानिंग कमीशन के चले जाने से जो स्टेट्स के साथ में कंसल्टेशन होता था कि किस स्टेट को क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो अब खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है. While the 16th Finance Commission is tasked with the removal of a horizontal imbalance among states and the Finance Ministry's focus is on macroeconomic stability. बोल रहे हैं हालांकि 16वें फाइनेंस कमीशन का जो उद्देश्य है, टास्क है, जो उनको कार्य सौंपा गया है, वो है हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस. इस हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस का मतलब होता है जब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो टैक्स कलेक्शन से अपने फंड्स रेज कर सके, अपने स्टेट के बजट्स को हासिल कर सके, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उनको मदद दी जाती है. तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस. ठीक है, तो इसको कम करना उद्देश्य है, इसको खत्म करना उद्देश्य है. अमंग स्टेट्स द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज फोकस इज ऑन मैक्रो इकोनॉमिक. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का उद्देश्य, फोकस किसके ऊपर है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर है. एंड द फाइनेंशियल सिस्टम, और फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर है. द नीड टू एड्रेस ग्रोथ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इन स्टेट्स इज समथिंग दैट रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशनल बैकिंग एट द सेंटर एज वेल. तो जो स्टेट्स के ग्रोथ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उसको कोई संस्था द्वारा मान्यता भी मिलनी चाहिए कि भाई हाँ, इन्होंने जो किया वो वाकई में सही किया, जो सेंटर की इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत सही गई है और इस स्टेट को ज़रूरत थी, ये भी होना चाहिए. The Niti Aayog must be re-envisioned to bring back some of the responsibilities that Planning Commission had for states for a truer cooperative federalism. तो अगर वाकई में नीति आयोग का उद्देश्य है कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दे, तो उनको री इन्विजन मतलब पुनर्विचार करना पड़ेगा, पुनर्डिजाइन करना पड़ेगा. क्या चीज? कि वो कुछ जिम्मेदारियां, प्लानिंग कमीशन की कुछ जिम्मेदारियां वापस लेकर आए जो कि उनकी स्टेट्स के प्रति थी. ठीक है, ताकि वो वाकई में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दे सके. तो ये था उद्देश्य. नीति आयोग की मीटिंग हुई है, ठीक है, उसमें कई सारे स्टेट्स ने पहले तो बॉयकॉट कर दिया. उसके अलावा वेस्ट बंगाल की सीएम ने पहले बॉयकॉट करा, फिर उसके बाद में वॉकआउट कर दिया. तो इससे क्या साबित हुआ, नीति आयोग का मीटिंग का क्या उद्देश्य रह गया था, वो उसके ऊपर हमने चर्चा करी. ये देखो, पहले प्लानिंग कमीशन होता था जिसमें डिस्कशन होते थे कि भाई किस स्टेट को क्या रिक्वायरमेंट है, उस बारे में विचार विमर्श होता था, डिस्कशन होते थे. लेकिन इस बार का जो यूनियन बजट है उसमें बिना विचार विमर्श किए 2 स्टेट्स को बजट एलोकेट किया, काफी भारी मात्रा में एलोकेट किया, और बाकी स्टेट्स को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से कई सारे स्टेट्स एक तो नाराज हैं, और जो पार्टिसिपेंट थे वो केवल वही स्टेट्स बचे थे जो कि एनडीए के गठबंधन में है या फिर जो बीजेपी के डायरेक्ट जहां पे शासन है, वही स्टेट्स मीटिंग में आ रहे थे, बाकी कोई भी शामिल नहीं थे. ठीक है. Which of the following terms is synonymous with unfettered as described in the passage reference to finance ministry's power? Unfettered का मतलब होता है बेरोक टोक, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के. तो फर्स्ट है अनरिस्ट्रेन्ड. अनरिस्ट्रेन्ड का मतलब होता है बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के. लिमिटेड मतलब किसी सीमा के अंदर, रिस्ट्रिक्टेड जहां पे रोका गया हो. कंस्ट्रेन्ड मतलब बाधित. तो ये तीनों इसके एंटोनिम है, और ऑप्शन ए अनरिस्ट्रेन्ड इसका सिनोनिम है. The role of the Niti Aayog as an advisory body has led to disenchantment among certain state leaders, primarily because कुछ स्टेट लीडर्स के अंदर में आक्रोश है, मतभेद है, अविश्वास है नीति आयोग को लेकर कि भाई वो केवल एडवाइजरी बॉडी बनकर रह गई है. क्यों है ये? क्योंकि इट हैज नॉट बीन इफेक्टिव इन फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. क्योंकि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए प्रभावशाली नहीं रही है, उसको बढ़ावा नहीं दे पाई है. तो देखो, जो स्टेट्स थे, स्टेट के लीडर्स थे, उनका मानना ये नहीं था कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा नहीं दे पाए इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं. उनको गुस्सा इस बात का था कि भाई आपने कुछ स्टेट्स को बेनिफिट दिया, कुछ स्टेट्स को कमी छोड़ी, यानी कि आपने केवल अपना जो नीति आयोग का कोई पर्पस तो रह नहीं गया, डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने अपने अकॉर्डिंग कर दिया, तो हम इस मीटिंग को अटेंड क्यों करें? क्योंकि बायसनेस है यहाँ पे. इट सपोर्ट्स ओनली द एनडीए एफिलिएटेड स्टेट गवर्नमेंट्स. इनकरेक्ट. It lacks the authority of
टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस, बिल्कुल करेक्ट है कि इनके पास कोई अधिकार तो है नहीं, ये तो केवल एक सलाहकार हैं, तो फिर इनके पास जाके बातचीत करने का क्या मतलब। Which of the following states participated in the 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? इनमें से कौन से स्टेट ने पार्टिसिपेट किया था? तो हमें पता है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि उत्तर प्रदेश जो है वो एनडीए शासित, बीजेपी शासित स्टेट है, तो इसने पार्टिसिपेट किया होगा। इन तीनों का हमें श्योर नहीं किया, तो बचा क्या? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश इज करेक्ट। What can be inferred about the Niti Ayog's effectiveness based on the actions of state representatives? कि state representatives ने जिस तरीके की हरकत की है, बॉयकॉट करा है, वॉकआउट करा है, इससे नीति आयोग की प्रभावशालिता के ऊपर क्या हम समझ सकते हैं? तो हमने देखा कि भाई वो पार्शियल है और रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथ में है नहीं, तो वो फेयर भी नहीं है और इनइफेक्टिव है। ठीक है, इट इज हाईली इफेक्टिव एज एन एडवाइजरी बॉडी। It is seen as partial and ineffective in fair resource distribution. Option B is correct. The Niti Aayog was primarily established to shift from top-down approach to focusing on cooperative federalism के ऊपर इनका जोर देना इनका उद्देश्य था। So option A, cooperative federalism is correct. Even as large parts of the country swelter मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी की चपेट में, हीट का बहुत ही अनकंफर्टेबली हॉट जो टेम्परेचर है उसको झेलना, तो बोल रहे हैं कि ज़्यादातर हिस्से देश के जो हैं वो अनकंफर्टेबली हॉट है इन अ डैश हॉट समर, इन अ वेरी हॉट समर, रैपिडली हॉट समर, मतलब किस तरीके की समर है ये हॉट, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। विथ डैश हीट वेव्स, विथ, अब हीट वेव्स किस तरीके की है उनकी क्वालिटी बता रहे हैं। A recently published report shows that rising temperatures is not the, तो एक रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट में बताया गया है कि जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है वो नहीं है द डैश कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू हीट स्ट्रेस, तो ओनली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की इकलौता यही कारण नहीं है जिसकी वजह से अर्बन इंडिया में हीट का इतना ज़्यादा प्रभाव देखने मिला है, तो इकलौता कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, सोल नहीं होगा। According to a report by Center for Science and Environment, the extreme discomfort for summer months in Chennai, Mumbai, Delhi, Bengaluru, Kolkata and Hyderabad over the last 2 decades, बोल रहे हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार जो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील किया जाता है समर के महीनों में चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद जैसे शहरों में पिछले दो दशकों से इज कॉज्ड, इसका कारण बता रहे ना, इज कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर टेम्परेचर, ये एयर टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन, लैंड सरफेस टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन, एज वेल एज रैपिड इंक्रीज इन बिल्ट अप एरियाज एंड कॉन्क्रीटाइजेशन, और साथ ही साथ जितनी तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्ट अप एरिया हो रहा है, उसकी इन सबके कॉम्बिनेशन की वजह से ये ज़्यादा हीट स्ट्रेस हमें झेलना पड़ रहा है अर्बन एरियाज में। इट डैश अ ग्रेव रिस्क टू लाइफ्स, तो ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, स्पेशली अमंग वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक द एल्डरली, बेबीज, प्रेग्नेंट वुमेन, दोज हु लिव इन स्लम्स एंड वर्क आउटडोर्स, खास तौर पे जो वल्नरेबल यानी कि एट रिस्क लोग हैं, जैसे कि बुजुर्ग लोग हो गए, बच्चे हो गए, इन्फैंट्स या बेबीज हो गए, प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी, या फिर वो लोग जो स्लम्स में रहते हैं या बाहर काम करते हैं, उन लोगों की जान को बहुत ज्यादा खतरा है। इवन as large parts of the country swelter in a dash hot summer, illegally, गैर कानूनी हॉट समर, गैर कानूनी हॉट समर नहीं होता, ग्लोबली दुनिया भर की हॉट समर, ब्रूटली मतलब बड़े ही कठोर हॉट समर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पोटेंशियली यानी संभावनाओं के, वो संभावित जो हॉट समर है, तो संभावित नहीं है, अभी बीत रही है, ब्रूटली मतलब बहुत ही कठोर, बहुत ही असहनीय, विथ डैश हीट वेव्स, विथ प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक चलने वाली, ठीक है, तो प्रोलॉन्ग करेक्ट है। अरेंज मतलब जो व्यवस्था की गई हो, तो आपने थोड़ी हीट वेव्स की व्यवस्था कर रही है। एनरेज मतलब गुस्से वाली, तो हीट वेव्स गुस्से वाली हैं, शांत है तो हम बता नहीं सकते। अमेंडेड मतलब जिसमें संशोधन किया गया हो, तो हमने तो इनमें कोई संशोधन नहीं किया, अगर करते भी तो कम करने का करते, तो क्या है ऑप्शन ए, प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स। A recently published report shows that rising temperatures
इज नॉट द डैश कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। सोल मतलब इकलौता, तो ये इकलौता फैक्टर नहीं है ना जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में हीट हो रही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंसिडरेबल मतलब महत्वपूर्ण, अहम। नोटेबल मतलब जो आप जिसको काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल है या फिर काफी बड़ी मात्रा में जो कि मेजर हो सकती है। इंडिस्पेंसिबल मतलब कि जो आप एसेंशियल है आपके लिए, ठीक है, आप उसको टाल नहीं सकते, आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सोल इज करेक्ट। According to a report by the Center for Science and Environment, the extreme discomfort of the summer months in Chennai, Mumbai, Delhi, Bengaluru, Kolkata, Hyderabad over the last 2 decades dash caused by were caused by। तो एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट की बात कही गई है, सिंगुलर चीज है, तो क्या होगा, इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट डैश अ ग्रेव रिस्क टू लाइफ। इट पोज क्या है, एक वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब तो आएगा नहीं। इट पोजिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में, तो ये हमारी जिंदगी के लिए एक गंभीर रिस्क है। क्या आएगा, पोजेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पोज्ड मतलब पास्ट टेंस में, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। एम्बेसडर मतलब एक प्रतिनिधि, एक रिप्रेजेंटेटिव, करेक्ट है स्पेलिंग। आर्किटेक्चर जो घरों के नक्शे वगैरह बनाते हैं। ऑफुल बड़ा ही बेकार, बड़ा ही अभद्दा या फिर देखने में अच्छा नहीं। अकोमोडेट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। अकोमोडेट का मतलब होता है किसी को ठहरने की व्यवस्था करना, जगह प्रदान करना, ठीक है, तो वो होता है अकोमोडेट। उसके में डबल सी आता है, ACOMMOMODATE, accommodate। Option D is correct. The government has been accused in not doing enough to combat climate change। आपके ऊपर आरोप लगते हैं, ठीक है, आपके अंदर आरोप नहीं लगते, accused in नहीं होता, accused of not doing enough to combat, ठीक है, accused of। ऑप्शन बी में एरर है। The transient rains have caused harm to the crops in month। ट्रांजिएंट का मतलब होता है थोड़े थोड़े समय के लिए, थोड़े थोड़े अंतराल के लिए, यानी कि वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो सिनोनिम क्या आएगा, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है जो कि कभी खत्म नहीं होता, एवर लास्टिंग। लॉन्ग मतलब लंबे समय तक। फ्लीटिंग मतलब चंचल, थोड़े थोड़े समय के लिए। स्टेबल मतलब स्थिर। तो यहाँ पे फ्लीटिंग, ऑप्शन सी इज द सिनोनिम फॉर ट्रांजिएंट। इट इज डैश। इट इज हु आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू इम्प्रूव, जो लोग लगातार ट्राई कर रहे हैं बेहतर होने के लिए। नॉट द लीस्ट टैलेंटेड, सबसे कम टैलेंटेड नहीं। देयर डायलॉग स्किल, अपनी वाच कला के लिए। द मोस्ट टैलेंटेड पीपल, जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। तो इट इज द मोस्ट टैलेंटेड पीपल हु आर कंटिन्यूअली ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर डायलॉग स्किल्स, नॉट द लीस्ट टैलेंटेड पीपल। मतलब क्या हो गया कि वो लोग जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं वही अपनी वाच कला को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, निरंतर उसमें अभ्यास कर रहे हैं, ना कि जो कम टैलेंटेड है। क्योंकि जो कम टैलेंटेड है वो बात ही क्या करेगा, जिसको पता ही नहीं है किस चीज का, वो बात क्या करेगा, तो वो सोचेगा कि बेहतर है मैं ना ही बोलूं। लेकिन जो लोग टैलेंटेड है, जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा होगा, जब हरभजन सिंह नए नए आए थे या सहवाग नए नए आए थे, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता था, और जो कमेंटेटर्स हैं वो इंग्लिश में इंटरव्यू लिया करते थे। तो उन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव करा, बेहतर करा, आज वो लोग वर्ल्ड स्टेज पर इंग्लिश में कमेंट्री भी करते हैं, इंग्लिश में अपने ओपिनियंस भी देते हैं, ठीक है। तो क्या किया, वो टैलेंटेड थे, उनने मेहनत करी, उनने इम्प्रूव कर लिया खुद को। लेकिन वहीं कोई आम सा व्यक्ति है जो बस सोच रहे कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, तो बस उस तक के लिए मैं इंग्लिश पढ़ लूँ थोड़ी सी, वहां पे पास हो जाऊँ, नंबर ले आऊँ, आगे मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि बाबूजी का काम तो हिंदी में भी चल जाता है। तो क्या वो लोग मेहनत कर रहे हैं? अब इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उनको पता है कि उनको बोलना ही नहीं है ज्यादा और मेरा काम हिंदी से चल जाएगा, तो मुझे सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट डी हु आर देयर डायलॉग स्किल्स, नॉट द लीस्ट टैलेंटेड, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, डी ए सी बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट हैज बिन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। जब एक फिक्स टाइम पीरियड आपको पता हो, फिक्स टाइम स्टार्टिंग बिगिनिंग पता हो कि भाई यहां से स्टार्ट होना है, तो फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं होता, क्या होता है, सिंस।
क्या इस्तेमाल होता है? सिंस। इट हैज बीन रेनिंग फॉर दो सिंस, ऑप्शन सी सिंस मॉर्निंग इज करेक्ट। My father taught me to be true and ethical in business as dishonesty leads to downfall. Decent का एंटोनिम बताना है। Decent का मतलब होता है ethical, सभ्य, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? असभ्य, dishonest। तो dishonesty ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट द बुक बी रेड बाय मी, बाय के बाद में जो होता है वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो मी क्या बन जाएगा? मैं पढ़ूंगा ना, तो लेट के साथ में क्या आएगा? लेट मी। अब क्या करना है? रीड करना है। लेट मी रीड, किसको रीड करना है? द बुक। लेट मी रीड द बुक, ठीक है। लेट मी रीड द बुक ऑप्शन ए इज करेक्ट। हैव अ बैश, हैव अ बैश का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रयास करना, कोई एफर्ट लगाना, कोई प्रयास करना। टू बिट्रे अ क्लोज फ्रेंड, किसी करीबी दोस्त को धोखा देना। टू मेक एन अटेम्प्ट, प्रयास करना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेड दैट दे आर, कहा कि वो हैं। हेयर दिस न्यूज, ये सुन के, ये खबर सुन के। वेरी सॉरी टू, बहुत दुखी हैं। कैथरीन एंड डेविड, कैथरीन और डेविड, कैथरीन और डेविड ने कहा कि वो दे आर, बहुत दुखी हैं ये खबर सुन के, ठीक है। तो कैथरीन और डेविड ने कहा, सेड दैट दे आर वेरी सॉरी टू हेयर दिस न्यूज। अरेंजमेंट क्या बन रहा है? DACB, DACB ऑप्शन बी इज करेक्ट। The food container is not enough big to meet the demands of the affected peoples. तो हम बताना चाह रहे हैं कि जो फूड कंटेनर है वो पर्याप्त मात्रा में बड़ा नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या आएगा? द फूड कंटेनर इज नॉट इनफ बिग नहीं आएगा, नॉट बिग इनफ, ठीक है। यानी कि नाकाफी है, इतना बड़ा नहीं है जितना रिक्वायर्ड है, बिग इनफ, ठीक है। तो एरर कहाँ? इज नॉट इनफ बिग की बजाय इज नॉट बिग इनफ, ऑप्शन बी में एरर है। मीरा इज नॉट क्वालिफाइड मच बट हैज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अब कुछ लोग आपने देखे होंगे कई दफा, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनकी वाच कला बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो वो क्या है? उनको गिफ्ट ऑफ गैप, क्या बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ गैप। मीरा इज नॉट, वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उसकी बोलने की कला बहुत अच्छी है। शी हैज अ गिफ्ट ऑफ गैप, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The number of seats in the movie theater were reduced to comply with the new social distancing guidelines. Number of seats, ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। तो जो आगे वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वो भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। द नंबर ऑफ सीट्स इन द मूवी थिएटर वर रिड्यूस्ड की बजाय क्या आएगा? वॉज रिड्यूस्ड, ठीक है। क्या आएगा? वॉज रिड्यूस्ड। यहाँ पे in the movie theater was reduced, option A is correct. The lack of mutual bonding was conspicuous from their shoddy body language in the marriage party. बोल रहे हैं कि वो दोनों म्यूचुअली बॉन्ड नहीं कर पा रहे थे, दोनों की तरफ से कमियां थी। ये उनकी जो शूडी बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चल रहा था, जो कि मैरिज पार्टी में देखने मिली। अब शूडी का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से किया गया है, लो क्वालिटी, यानी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो अच्छी नहीं थी, खराब थी। उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। शूडी की स्पेलिंग होता है SHODDY, ऑप्शन बी में एरर है। Many confessed after the physical torture by the cops. एंटोनिम बताना है कन्फेस्ड का। कन्फेस्ड मतलब किसी चीज को मान लेना, स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो रिवील्ड, रिवील्ड मतलब उजागर करना। रिकॉग्नाइज मतलब मानना, पहचानना। एक्नॉलेज मतलब मानना। डिनाइड मतलब मना करना। तो कन्फेस करने का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिनाई करना, मना करना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Our former minister, Mr. Shikhar, is in the running from Srinath Nagar for the post of member of Legislative Assembly. बोल रहे हैं हमारे जो फॉर्मर मिनिस्टर थे मिस्टर शिखर, वो इन दी रनिंग। अब इन दी रनिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? इन दी रनिंग मतलब वो दौड़ रहे हैं? नहीं, वो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस में। कहाँ से? श्रीनेत नगर से, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो कंटेस्टिंग इन दी इलेक्शंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।